नमस्कार, करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी विद मैपिंग को पढ़ेंगे। आज ट्यूसडे है। हाँ जी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी सीरीज़ की उसमें हमने राजस्थान की जनजातियों को देखा था। उसमें हमने राजस्थान में जनजातियों की कितनी जनसंख्या है, कितना परसेंटेज है, कौन कौन सी मुख्य जनजातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, उनका सामाजिक आर्थिक ढांचा कैसा है, उन सभी को डिटेल में हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ अब हम इसके आगे का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में जनजाति कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। और हाँ, नई शिक्षा पॉलिसी आ चुकी है और आईएएस का रिजल्ट भी आ चुका है। तो सभी जो कि आईएएस में फाइनल रिजल्ट में पास हो गए हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो नई शिक्षा नीति को लेकर जो हमने नई वीडियो डाली है उसको भी आप ज़रूर देखिए। हमने जब देखा था आरएएस का अपना सिलेबस, तो उसमें हमने पॉपुलेशन पढ़ा था, पॉपुलेशन के बाद ट्राइब्स। तो आज हमारा ये जो ट्राइब्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम दो टर्म देख लेते हैं जनजातियों के कार्यक्रमों को पढ़ने से पहले। सबसे पहला टर्म है माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र। देखिए ये क्लस्टर वो होते हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है और जिनमें मतलब ऐसे क्लस्टर जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है और जिनमें 50% से अधिक आबादी जनजातीय है। ठीक है, तो ऐसे जो क्लस्टर हैं वो माडा क्लस्टर कहलाएंगे और वहाँ पर माडा क्लस्टर योजना लागू की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम होंगे। ठीक है, राजस्थान के 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर स्वीकृत हैं जिनमें 159 ग्राम सम्मिलित हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 जिलों में कितने हैं? 11 माडा क्लस्टर और इनकी जनसंख्या 1.21 लाख है। इनमें से जनजातीय जनसंख्या 0.67 लाख है और कुल जनसंख्या है 55.84%। ठीक है, समझ पाए आप? क्लियर है? तो कई बार फैक्ट जो हैं वो प्री में आ जाते हैं और मेंस में आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है जब आप आंसर लिखते हैं, और इंटरव्यू में तो आपसे कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक टर्म और आती है सहरिया क्षेत्र। ठीक है, तो राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है ना, वो कौन सी है? सहरिया, जो कि 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करती है। ठीक है, इन दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सहरिया क्षेत्र। और इसके लिए सहरिया विकास समिति भी बनाई गई है जिसकी कुल जनसंख्या है 2.73 लाख और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो इन सहरिया क्षेत्रों में है वो है 1.02 लाख, जो कि इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 37.44% है। तो ये कुछ फैक्ट है, लेकिन आप समझ पाए माडा क्लस्टर्स क्या हैं, माडा क्षेत्र कौन कौन से हैं और सहरिया क्षेत्र कौन से? सहरिया जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, उनकी जनसंख्या कितनी, उनका परसेंटेज कितना है। पहला इंपॉर्टेंट जो हमारी योजना है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। आपने नवोदय स्कूल का नाम सुना होगा, तो कुछ उसी की तर्ज पर जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल शुरू की गए हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र में 10 माडा क्षेत्र में 6, हमें पता है 11 माडा क्षेत्र है, तो 10 माडा क्षेत्रों में 6 एकलव्य रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल और सहरिया क्षेत्र में 1। तो हमें पता है सहरिया क्षेत्र तो कौन सा है? वही किशनगंज और शाहबाद वाला। ठीक है, इनकी कुल प्रवेश क्षमता है 5403। ये हैं क्या? देखिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना ऐसे आदिवासी बहुल ब्लॉकों में हुई है जहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासी है। ठीक है, और ये नवोदय की तर्ज पर हैं। यानी नवोदय में क्या होता है, आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है और ग्रामीण और आदिवासी अंचल के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं और कक्षा 6 से 12वीं की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर एकलव्य स्कूलों में भी ऐसा ही है, वहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो कराई जाएगी। ठीक है, और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उनको प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन आदिवासी इलाकों में। ठीक है, आदिवासी इलाकों से आने वाले बच्चों को उन्हीं के परिवेश में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो इसमें मिल पाएगी, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य बात है। इन विद्यालयों में आदिवासी अंचल की स्थानीय कला, संस्कृति, खेलों और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल को आप क्लियरली समझ पाए। उसके साथ साथ एक और है खेल छात्रावासों व खेल अकादमियों का संचालन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, एक तो अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के जो लोग हैं उनको खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना। वेरी गुड। इसके अंतर्गत 6 खेल अकादमी है और 6 खेल छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इनकी कुल प्रवेश क्षमता 875 छात्र छात्राएं रखी गई हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, होगा वही कि संपूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12वीं तक के जो जनजाति खिलाड़ी, लड़की या लड़के दोनों, यहाँ पर आपको क्लियर रखना है, बालक बालिकाएं दोनों, उनको प्रवेश दिया जाएगा और उनका चयन जो है वो कौशल प्रशिक्षणों या बैटरी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और इसके अनुसार जिन छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलेगा उनको भोजन, आवास, विद्यालय, पोशाक और अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है एकदम। तो इन खेल छात्रावासों में जो प्रवेशित छात्र छात्राएं होंगे उनको निकटतम जो भी विद्यालय होगा उसमें नियमित अध्ययन की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ छात्रावास की भी सभी सुविधाओं का लाभ इनको मिलेगा। तो समझ पाए कि इसमें होगा कि बच्चे अपनी नियमित रूप से पढ़ाई भी कर सकते हैं विद्यालयों में जाकर, और इसके साथ साथ जो है बच्चे क्या कर सकते हैं कि खेलों का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये योजना है। देखिए, जैसे कि प्रतापगढ़ में है जनजाति ब्लॉक खेल अकादमी। आगे हम बात करते हैं छात्रागृह किराया योजना। बहुत ही इंटरेस्टिंग योजना और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो कि ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजी की कक्षाओं में पढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ पर पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें से जिन छात्र छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण, यानी वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए उनको आगे यदि आवासीय सुविधा नहीं मिल पाई है, तो वो किराए के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत उनको आवासीय सुविधा यानी रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो अब समझ पाए कि ये कितनी अच्छी योजना है कि मान लो आपको किसी भी कारणवश जो है छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिला तो गवर्नमेंट ने आपके लिए छात्रागृह किराया योजना शुरू की है। वेरी गुड। इसके बाद है बहुत ही पॉपुलर योजना निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इस योजना के बारे में पता सबको है कि ये आदिवासियों के लिए है, लेकिन इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता। देखिए, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में जनजाति छात्राएं, यानी दोनों चीज़ें आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में यदि जनजाति की जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, वो 10वीं में 65% से अधिक या 12वीं में 65% से अधिक या 65% अंक यदि उन्हें प्राप्त करती हैं तो उन्हें निःशुल्क स्कूटी जो है प्रदान की जाएगी। देखिए, आप जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आपने आप सीबीएसई आरबीएसई से हैं, आपने 10वीं में जनजातीय क्षेत्र से हैं, आप 10वीं में आपने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर लिए तो आपको जो है वो स्कूटी दी जाएगी। लेकिन यदि 12वीं में भी आपने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर लिए तो क्या दोबारा आपको स्कूटी मिलेगी? नहीं। यदि आप उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन करने जाएंगी, स्नातक में आप प्रवेश करेंगी, तो स्नातक की प्रथम वर्ष में आपको 3 वर्ष की होती है बीए, तो उस स्नातक यानी बीए बीएससी जो भी आप करते हैं तो उसके प्रथम वर्ष में आपको 20,000 रुपये और दूसरे और तीसरे वर्ष में आपको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे यदि आपकी परसेंटेज 48% या इससे अधिक है। ठीक है, क्लियर है। तो ये योजना आप अच्छे से समझ पाए। अब तक तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया या फिर कई बार फैक्ट में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया या फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट योजना है तो मेंस में आ गई, तो आपको डिटेल इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ आप पूरी डिटेल समझ पाएँ। वर्ष 2013-14 से इस योजना का विस्तार संपूर्ण, पहले ये टीएसपी में भी थी और नॉन टीएसपी में भी इसका विस्तार कर दिया। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी जिनके माता पिता यानी इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो आगे शिक्षा में निरंतर अध्ययनरत हैं। क्लियर है एकदम, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर क्या की जा रही है, स्कूटी वितरण। इसके बाद है, अब तक हमने शिक्षा को लेकर पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं कृषकों को लेकर कि जनजाति जो कृषक हैं उनके लिए सरकार क्या योजना चला रही है। देखिए, कुओं का विद्युतीकरण एवं विद्युत पंप सेट वितरण योजना, जनजाति उपयोजना, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों में जो एसटी के बीपीएल कृषक हैं उनको सिंचाई के साधनों में सुधार करने के लिए यदि वो निजी कृषि कूप है, उनके पास हैंडपंप इत्यादि है, तो उसमें विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा यदि उनके पास नहीं है तो उनको विद्युत पंप सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस हेतु कृषक की स्वयं की कृषि भूमि होना अनिवार्य होता है। ठीक है, कृषक द्वारा उसकी भूमि पर विगत कम से कम 3 वर्षों से खेती की जा रही हो ये भी ज़रूरी
होता है। इसके लिए होगा क्या, यदि आपको विद्युत कनेक्शन लेना है, आपके पास पंप सेट है, तो आपको 10,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, और यदि आप विद्युत पंप पूरा लेना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये की राशि जो है इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। तो कृषकों के लिए, क्योंकि कई बार आपसे हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि अनुसूचित क्षेत्रीय, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, कृषकों के लिए कौन सी एक विशेष योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, तो आप बता पाएंगे कुओं का विद्युतीकरण एवं विद्युत पंप सेट वितरण योजना। वेरी गुड। अगली आती है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 1992-93 में की गई थी। हालांकि ये 1974-75 में जनजातीय उपयोजना का ही दूसरा रूप है। इसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्र का विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। उस योजना के अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया। उसमें ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे शहरिया विकास कार्यक्रम भी, ये भी काफ़ी सुनने में आता है। शहरिया क्षेत्र हमें पता ही है, बारा का किशनगंज और शाहबाद। देखिए, शहरिया विकास कार्यक्रम 1978 में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए शहरिया क्षेत्र के लिए शुरू किया गया था। और हमें पता है बारा के शाहबाद और किशनगंज में शहरिया जनजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है, और ये जो है वो एक आदिम जनजाति के रूप में जो है शामिल है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, वानिकी, शिक्षा, पोषण, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और उनको शोषण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। यानी इस क्षेत्र में जब काम किया जाएगा तो वहाँ पर कृषि, पशुपालन, सिंचाई, वानिकी, शिक्षा, पोषण, कुटीर उद्योग सभी को जो है बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, और उनको शोषण से जो है बचाने का काम जो है इस योजना के अंतर्गत होगा। ठीक है। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना वो है माणा। हाँ जी, क्या है? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। अगर राजस्थान में आपको जनजातियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर बात करनी है और आपने माणा को लेकर बात नहीं की, तो लगता है आपका आंसर यहाँ पर अधूरा है। माणा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है, और ये 1978-79 में शुरू की गई थी। ये योजना आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों तथा बिखरी हुई जनजातियों के लिए जो सम्मिलित जिले में बिखरी हुई। कौन से सम्मिलित जिलों में? अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जयपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। माणा के अंतर्गत मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत बिखरी जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम सन 1979 में शुरू किया गया था। ठीक है। हमने देखा कि माणा के अंतर्गत बिखरी जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1979 में। और माणा कब शुरू हुआ? 1978-79 में। इस कार्यक्रम का संचालन जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग राजस्थान के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत लड़कियों के लिए छात्रावास, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम जो है संचालित किए जाते हैं। तो आपने देखा कि इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? छात्रावास है ना, मेनली इसमें जो है वो शिक्षा के विकास के लिए काम किया जाता है। ठीक है। आगे हमारा है जनजातीय अनुसंधान संस्थान। हाँ जी, ये जो है वो राजस्थान में उदयपुर में है, जो केंद्र व राज्य के 50-50% की भागीदारी से संचालित है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए, और इंटरव्यू में भी ये पूछ लिए जाते हैं। रूप पहला कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये भी जनजातियों से है, और ये इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 1986 में डूंगरपुर जिले में हुई, और इसकी शुरुआत की राजीव गांधी जी ने। ठीक है। अगला है बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या के विकास की योजना। है क्या कि 13.53 लाख की बिखरी हुई जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए योजना चलाई जा रही। कितने? 13.53 लाख, 13.53 लाख की बिखरी हुई जनजातियों के लिए। लेकिन हमने देखा कि माणा में भी जनजातियों के लिए 1979 में योजना शुरू की गई थी। ये है क्या? ये जो योजना है वो माणा क्लस्टर एवं शहरी विकास कार्यक्रम से अलग लोगों के लिए, यानी ऐसे 13 पॉइंट, क्योंकि हमें पता है माणा क्लस्टर तो कितने हैं? केवल कितने हैं? 11 माणा क्लस्टर हैं, 11 माणा क्लस्टर हैं। ठीक है। तो उन माणा क्लस्टरों के अलावा भी तो बिखरी जनजातियां हैं, तो उनके लिए ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। उसके बाद एक योजना हमने यहाँ पर रखी है। एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसको लेकर, इसीलिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका
विद्यालय। इसका प्रारंभ 2005-06 में किया गया था। एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जब भी ST SC की योजना की बात कही जाती है तो लोग कहते हैं ST के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चल रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये ST के अलावा SC, अल्पसंख्यक और BPL वर्ग की बालिकाओं के लिए भी चलाई जा रही है। तो ये भी क्लियर रखना है हमें। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली और कभी भी नामांकित में होने वाली, कभी भी हो सकता है उन्होंने अपने आप को इनरोल कराया हो कि हम पढ़ना चाहते हैं, या ड्रॉप आउट SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं को इन आवासीय विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। या फिर मान लो स्थान रिक्त रह गया, सीट वेकेंट रह जाती है, तो अन्य जाति की BPL के से नीचे के परिवार की बालिकाओं को भी इसमें प्रवेश दिया जाता है। तो क्लियरली आप समझ पाए इसको, ठीक है। इसके लिए ब्रिज कोर्स से कक्षा 5 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये इसमें आप 6वीं के बाद रह सकती हैं, ठीक है। ऐसे आवासीय विद्यालयों में इस विद्यालय के अंदर हॉस्टल सुविधा होती है, भोजन, ड्रेस, स्टेशनरी सभी की सुविधा होती है, वो भी निःशुल्क। और इसके आवेदन जिला परियोजना समन्वयक या BRCF कार्यालय में किए जाते हैं, ठीक है। और यह योजना कार्यालय सीकर एवं झुंझुनू को छोड़कर समस्त जिलों में राजस्थान के में चल रही है, ठीक है। तो आप समझ पाए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ST के अलावा, क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो हमें लगे हमने तो ST के लिए पढ़ी थी, ST के लिए नहीं, ये SC, अल्पसंख्यक BPL वर्ग की महिलाओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू और जुड़े रहिए हमारे साथ।